Hello everyone, I am Mahima Chaudhary welcoming you all to PW Judiciary वाला. Hope you all are doing good. कैसे हैं आप? परफेक्ट. चलिए, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है YT के जुडिशियल कॉन्सेप्ट सीरीज में. अब इस कॉन्सेप्ट सीरीज में हम लॉ के कुछ कॉन्सेप्ट्स को लेके आते हैं, आपको उनको समझाते हैं एंड देन उनके लैंडमार्क जजमेंट्स लेके आते हैं. यहाँ पर जो जो कॉन्सेप्ट्स मैं लेके आऊंगी आई ट्राई टू कीप देम क्रिस्प. ठीक है, ज़्यादा लंबा सेशन नहीं करेंगे. चाहे एक कॉन्सेप्ट के 2 वीडियोस बनाएंगे, 2 सेशंस में कवर अप करेंगे. जैसे कि आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ FIR. इसमें क्या करेंगे, आज हम इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, देन उसके बाद इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इसकी लैंडमार्क जजमेंट्स को पढ़ेंगे. एंड आपको अगर इससे रिलेटेड, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में डालेंगे. एंड नेक्स्ट सेशन में जजमेंट स्टार्ट करने से पहले हम आपके वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, यानी कि मैं आपके सारे वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगी. अगर कोई भी डाउट है उस डाउट को क्लियर करेंगे एंड देन हम नेक्स्ट सेशन करेंगे. दिस इज हाउ आई एम गोना कवर अप द जुडिशियल कॉन्सेप्ट सीरीज. डन. अब FIR तो हम सब ने सुना है, ठीक है. अब आप बोलेंगे मैम अब तो नया बिल आ चुका है BNSS, तो ये तो IPC के सेक्शन है. परफेक्टली ओके, ये आपका IPC का सेक्शन है. वेयर एज अगर हम BNSS की बात करते हैं उसका है 173. अब BNS का है हमारा सेक्शन 173. चलिए, अब ये सेक्शन क्या बोलता है, वेदर दे आर सर्टेन चेंजेस इन दिस सेक्शन and in this section. Yes, there are 2-3 changes. अगर हम IPC के इस सेक्शन को पढ़ते हैं और BNS के इस सेक्शन को पढ़ते हैं तो वहां पे आपको 2 चीजों का डिफरेंस दिखेगा. ठीक है, अब वो 2 चीजें हम डिस्कस करेंगे. पहले हम पढ़ते कि FIR का कॉन्सेप्ट क्या होता है, FIR मतलब क्या होता है. फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है. अब the first information given by the complainant to the police officer who reduced it in writing is called first information report. अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई भी ऑफेंस होता है, ठीक है, कोई भी क्राइम होता है और उसको लगता है कि ये तो ऑफेंस है और ये लॉ की नज़रों में गलत है, तो एक काम करते हैं, आई जस्ट गो टू द पुलिस स्टेशन और मैं इसकी इंफॉर्मेशन पुलिस को दूंगा एंड लेट्स गेट द FIR डन. तो सबसे पहली स्टेज क्या होती है हमारी, ऑफेंस. ठीक है. सेकंड स्टेज होती है कि जिसके अगेंस्ट वो ऑफेंस हुआ होता है, जिसके साथ वो ऑफेंस हुआ होता है, उसको हम कंप्लेनेंट बोलते हैं. वो पुलिस स्टेशन जाए और अपनी कंप्लेंट यानी कि ऑफेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या तो रिटन में दे या फिर ओरल दे. ठीक है, या तो रिटन हो सकती है या फिर ओरल फॉर्म में हो सकती है, जिसको कि पुलिस ऑफिसर राइटिंग में कन्वर्ट करेगा. यानी कि अगर कोई ओरल कंप्लेंट दी गई है उसको लिखित करेगा और फिर आपके जो भी व्यक्ति है, जो भी कंप्लेनेंट है, जिसके अगेंस्ट, जिसके साथ अपराध हुआ है, उसको पढ़ के सुनाएगा या फिर पढ़ने के लिए देगा. FIR की एज इट इज इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, FIR की एज इट इज डेफिनेशन इज नॉट गिवन. अब हम बात करते हैं कि इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है. व्हाट डू यू मीन बाय इंफॉर्मेशन एक्चुअली. इंफॉर्मेशन, द टर्म इंफॉर्मेशन means something in nature of a complaint or accusation or at least information of a crime with the object of putting the police in motion in order to investigate. जो कि अभी हमने बात की थी कि अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई भी अपराध होता है, उस अपराध को पुलिस की नॉलेज में लाना, दैट इज योर इंफॉर्मेशन. अब 2 कॉन्सेप्ट हैं, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल. FIR किस में रजिस्टर हो सकती है,
ओनली इन द केसेस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। अब कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते क्या हैं? आपके कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो सारे ऑफेंसेस होते हैं जो कि सीरियस इन नेचर होते हैं, जिसकी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद पुलिस को स्पेशल परमिशन की या वारंट की ज़रूरत नहीं होती है व्यक्ति को, यानी कि अक्यूज्ड को अरेस्ट करने के लिए। डन। ऑब्जेक्ट, हमारा एफआईआर रजिस्टर करने का ऑब्जेक्ट क्या है? दैट इज योर टू ऑब्टेन अर्ली इंफॉर्मेशन एट द एलिज्ड क्रिमिनल एक्टिविटी, to record the circumstances before there is a time for them to forgotten or embezzled and set the police to start investigation. cognizable offense जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, ठीक है। अगर कोई भी ऑफेंस ऐसा है जिसमें 3 साल या फिर उससे ज्यादा की पनिशमेंट है, दैट इज योर कॉग्निजेबल ऑफेंस, और उसमें आपको वारंट की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, आपको पुलिस को मजिस्ट्रेट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिफोर अरेस्टिंग द अक्यूज्ड पर्सन। हमारा सेक्शन बोलता क्या है? ठीक है, हमारा सेक्शन बोलता है एवरी इंफॉर्मेशन relating to the commission of a cognizable offense if given orally to an officer or in writing, ठीक है, in charge of a police station shall be reduced to writing by him। अगर रिटर्न है तो उसको आप इलेक्ट्रॉनिकली चढ़ाएंगे। अब आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिकली का क्या मतलब होता है? हमारे पास CNSS है। अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली पुलिस कोई भी एफआईआर रजिस्टर करती है तो उसका पोर्टर है CNSS। कोई भी कंप्लेंट मिलेगी, आप उस अगर ओरल कंप्लेंट है और व्यक्ति लिख सकता है, पढ़ सकता है, तो उससे बोला जाएगा कि आप अपनी कंप्लेंट यहीं पुलिस स्टेशन में लिख के हमें दे दीजिए लिखित में। अगर व्यक्ति नहीं लिख पढ़ सकता है तो वो उस पुलिस स्टेशन में जो भी पुलिस स्टेशन का इंचार्ज होगा वो किसी कांस्टेबल को हैंड ओवर करेगा एंड उसको बोलेगा कि जो भी इनकी कंप्लेंट है आप लिखिए, लिखित में उसको कन्वर्ट करिए, एंड देन उस इंफॉर्मेशन को आप ऑनलाइन, दैट इज योर जो भी पोर्टल है, जैसे दिल्ली में CNSS है, उसके थ्रू आप उसको ऑनलाइन रजिस्टर करते हैं एंड देन उसके बाद आपको FIR नंबर मिलता है। दिस इज द प्रैक्टिकल प्रोसीजर विच इज बीइंग फॉलोड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज। ठीक है, शेल बी रिड्यूस इन राइटिंग बाय हिम और अंडर हिज डायरेक्शन एंड वी रीड ओवर टू द इन्फॉर्मेंट। यहाँ पे इन्फॉर्मेंट मतलब कंप्लेनेंट की बात कर रहे हैं हम। एंड एवरी सच इंफॉर्मेशन वेदर given in writing or reduced to writing, reduced to writing means if the information, अगर कोई भी information related to any offense, अगर किसी भी अपराध से related कोई भी information orally दी जाती है तो उसको आपको लिखित में convert करना पड़ेगा, जिसकी अभी हमने बात की थी। as aforesaid shall be signed by the person giving it and the substance thereof shall be entered in the book to be kept। चलिए, ये हमने सेक्शन पढ़ लिया जो बुक में लिखा हुआ है। अब हम इसको थोड़ा इजी भाषा में समझते हैं कि ये सेक्शन बोल क्या रहा है। ये सेक्शन ये बोल रहा है कि अगर किसी के खिलाफ या किसी के साथ कोई अपराध होता है, वो व्यक्ति उस अपराध की इंफॉर्मेशन लेके पुलिस स्टेशन जाता है, चाहे वो कंप्लेंट आपकी रिटन हो चाहे ओरल हो, लिखित हो या मुंह ज़बानी हो, ठीक है। उस कंप्लेंट को लेके वो व्यक्ति पुलिस स्टेशन जाता है, वहाँ का पुलिस इंचार्ज जो भी होता है, स्टेशन इंचार्ज जो भी होते हैं, वो उस इंफॉर्मेशन को या तो अपने किसी सबॉर्डिनेट से दर्ज कराते हैं या खुद उसको दर्ज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है। अब दर्ज करने के बाद उस कंप्लेंट को अगर आप पढ़ सकते हैं तो आपको पढ़ाई जाती है, अगर आप पढ़ नहीं सकते हैं तो आपको पढ़ के सुनाई जाती है। उसके बाद उस कंप्लेंट पे आपके दस्ताक्षर लिए जाते हैं, हस्ताक्षर जिसे हम कहते हैं, सिग्नेचर, ठीक है। एंड देन उसके बाद जो भी पुलिस ऑफिसर उस कंप्लेंट को दर्ज कर रहा होता है उसके भी सिग्नेचर उस
एफआईआर पे, यानी कि जो कंप्लेंट है एफआईआर में कन्वर्ट हुई है उस पे लिखे जाते हैं। अब हम अगर इस सेक्शन की बात करते हैं, दैट इज योर सेक्शन 173 BNSS, जो कि हमारा 1 जुलाई से इन्फोर्स्ड होगा, इंप्लीमेंटेशन में आएगा। इसमें क्या है, यहां पे ये इंग्रेडिएंट सेम है, डन। वहां पे एक एडिशनल है, दैट इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो एफआईआर। अब मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या जीरो एफआईआर का, जब भी मैं आपके बीएनएसएस जो ये 3 नए क्रिमिनल लॉज हैं उसको लेके आती हूँ, मैं आपको हमेशा एक चीज बोलती हूँ, जो भी चीज इस लॉ में है उसमें मोस्ट ऑफ देम, नॉट ऑल, हम सबकी बात नहीं करते, लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग्स विच आर बीइंग एडेड, जैसे कि आपका जीरो एफआईआर कॉन्सेप्ट, वो ऑलरेडी 2015 में आया था। ऑलरेडी 2015 में जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट हमारी नॉलेज में आया था, जीरो एफआईआर ऑलरेडी रजिस्टर हो रही थी, लेकिन हमारे पास सिर्फ प्रेसिडेंट था, बट हमारे पास कोई भी लेजिस्लेशन नहीं था उसके लिए। नाउ हमारे पास उसके लिए लेजिस्लेशन है, यानी कि पहले सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी जजमेंट में वो चीज लिखी हुई थी कि आप जीरो एफआईआर रजिस्टर करें, लेकिन अब लॉ बन चुका है कि अगर कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में कोई कंप्लेंट करने के लिए जाता है तो आपकी एफआईआर रजिस्टर होगी। अब आपको लगेगा कि मैम यही तो कॉन्सेप्ट है एफआईआर का, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीरो एफआईआर एंड एफआईआर। जीरो एफआईआर क्या होती है, पहले ये समझते हैं कि हम एफआईआर किस पुलिस स्टेशन में जाके रजिस्टर करा सकते हैं। जो अमूमन होता है वो होता है कि जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन, यानी कि जहाँ पे अपराध शुरू हुआ या फिर अपराध किया गया, ठीक है। शुरू हुआ क्यों वर्ड यूज किया है मैंने, इफ सपोजिटली हमारी गाड़ी चोरी हुई दिल्ली में, लेकिन उसकी रिकवरी जाके हुई है हमारी गुड़गांव या फिर फरीदाबाद में, तो अब 2 जुरिस्डिक्शंस बन गए, एक दिल्ली की जुरिस्डिक्शन बन गई, एक आपकी हरियाणा की जुरिस्डिक्शन बन गई। इस केस में क्या होगा, कभी कभी क्या होता है कि आपके साथ ऑफेंस हुआ है एंड आपको नॉलेज नहीं होती है कि आपके साथ ऑफेंस हुआ है, एंड आप दूसरी जुरिस्डिक्शन में पहुंचते हैं तब आपको पता चलता है। जैसे कि इफ सपोजिटली आपके कार में एक बैग रखा हुआ था, उसमें कैश था, आपका वो बैग चोरी हुआ नोएडा में, एंड आप ट्रैवल कर रहे थे, आप दिल्ली आए, आपने चेक किया कार में वो बैग नहीं था। नाउ ऑफेंस कहाँ पे हुआ, कॉज ऑफ एक्शन कहाँ अराइज हुआ, वो नोएडा में हुआ। आपको कहाँ पता चला, वो दिल्ली में पता चला। अर्लियर क्या होता था कि अगर आपको नोएडा में कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है तो यू हैव टू गो बैक टू नोएडा, आपको नोएडा जाना होता था, आप नोएडा के उस कंसर्न पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर रजिस्टर कराते थे। लेकिन नाउ थ्रू दिस सेक्शन, क्या कर सकते हैं आप, जैसे ही आपको पता चला, यानी कि आपको अगर दिल्ली में पता चला है तो आप दिल्ली में जाएंगे, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाएंगे, वहां पर अपनी कंप्लेंट देंगे, ठीक है, एंड वो कंप्लेंट अब मैंडेटरी हुआ है उसको एफआईआर में कन्वर्ट करना, और उसको हम बोलेंगे जीरो एफआईआर, एंड that police station will send that FIR to the concerned police station. Why we are saying zero FIR? क्योंकि कि जो FIR रजिस्टर की है हमने, हम उसको कोई भी FIR नंबर नहीं देंगे, बाकी सारी चीजें सेम होंगी। चलिए, अगर आप कोई भी FIR उठाएंगे, उस FIR में आप देखेंगे सबसे पहले लिखा होता है अंडर सेक्शन सो एंड सो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जैसे कि अभी तक लिखा होता है सेक्शन 154 फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एंड देन सो ऑन सो ऑन सो ऑन। हर चीज लिखी होगी, हर चीज लिखी होगी, ओनली जो एफआईआर का कॉलम है वहां पे आपका जीरो लिखा होगा, ठीक है। देन उसके बाद आपकी वो एफआईआर सेंड की जाएगी कंसर्न पुलिस स्टेशन में, यानी कि नोएडा भेजी जाएगी, एंड देन उस पुलिस स्टेशन में आपकी एफआईआर को नंबर दिया जाएगा, देन यू विल गेट दी FIR number, right? Zero FIR का concept was there,
लेकिन हमारे पास उसका कोई भी लेजिस्लेचर नहीं था, यानी कि स्टैट्यूट में वो मेंशन नहीं था, लेकिन अब है। नाउ इट इज मैंडेटरी, कोई भी पुलिस ऑफिसर 0 एफआईआर रजिस्टर करने से डिनाई नहीं कर सकता है। अब डन। चलिए सेकंड, a copy of the information as recorded under subsection so and so shall be given forthwith। इसको पढ़ने से पहले एक चीज याद आई मुझे कि जो 0 एफआईआर का कॉन्सेप्ट आज से पहले था, यानी कि 2015 के बाद जब 0 एफआईआर का कॉन्सेप्ट आया, वो कॉन्सेप्ट आज तक भी सिर्फ ऑफेंस अगेंस्ट विमेन के लिए यूज होता है। गेटिंग माई पॉइंट। अगर कोई भी 354 का है, 376 का है, या फिर 498 की एफआईआर है, ओनली इन दीज एफआईआर्स, यानी कि ऑफेंस अगेंस्ट विमेन में ही 0 एफआईआर कटती थी। लेकिन नाउ इट इज देयर फॉर द विमेन, बट if there is any crime which is of a serious nature, for example murder, in that case also आप 0 एफआईआर रजिस्टर करेंगे एंड देन कंसर्न पुलिस स्टेशन में सेंड करेंगे। अगर आप 173 सेक्शन पढ़ते हैं बीएनएसएस का, तो उसमें भी कैटेगोरिकली मेंशन किए हुए हैं सेक्शंस, लाइक सेक्शन 69 एंड गैंग रेप, एंड एवरी सेक्शन इज मेंशन्ड इन दैट सेक्शन 173 का। अगर आप प्रोविजो पढ़ेंगे सब सेक्शन 1 का, उसमें क्लियरली सारे सेक्शंस मेंशन है, और वो सारे सेक्शंस ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन के हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्शन 154 यानी कि 173 में बार बार लिख रही हूँ। द कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन एज रिकॉर्डेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी गिवन। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ये लिखा हुआ है कि इंफॉर्मेंट को दी जाती है, लेकिन प्रैक्टिकली जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस ये है कि अक्यूज्ड की फैमिली को भी दी जाती है आफ्टर अरेस्ट। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें किसी भी ऐसी एफआईआर की, और अमूमन ये एफआईआर सब ऑनलाइन भी रजिस्टर आपको मिलेंगी। अब आप क्या करेंगे, अगर आपको कोई भी एफआईआर लेनी है, आपको एफआईआर नंबर पता है, आप ऑनलाइन जाएंगे, पर्टिकुलर स्टेट की वेबसाइट पे जाएंगे एंड देन वहाँ से आप अपनी एफआईआर ले लेंगे। लेकिन अगर कोई भी एफआईआर ऑफेंस अगेंस्ट विमेन है या फिर पॉक्सो के अंदर है, तो वो आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगी। ठीक है, दिस इज द प्रोविजन और द रूल यू कैन से। अब यहाँ पे आते हैं हम इस पे। Any person aggrieved by a refusal on the part of an officer in charge of a police station to record the information referred to in subsection 1 may send the substance of the such information in writing and by post to the supreme। क्या है ये? सबसेक्शन 3 हमारा क्या बोलता है? हमारा सबसेक्शन 3 बोलता है अगर आपके साथ कोई क्राइम हुआ है, आपके साथ कोई भी ऑफेंस हुआ है, तो आप पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ पे कोई भी पुलिस ऑफिसर मना करता है आपकी एफआईआर रजिस्टर करने के लिए, देन आपके पास क्या ऑप्शन है? अब आप बोलेंगे मैम 156(3) है ना, यानी कि फाइलिंग द कंप्लेंट इन द मजिस्ट्रेट कोर्ट टू गेट द एफआईआर डन। मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लाना, कोर्ट से ऑर्डर लाना नहीं, उससे पहले हमारे पास ये है। अगर आप डायरेक्टली इस स्टेज के बाद डायरेक्टली अगर आपकी एफआईआर नहीं होती है, सबसेक्शन 1 में आपकी एफआईआर नहीं होती है और आप डायरेक्टली मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा कि मजिस्ट्रेट भी आपको बोलेगा कि आपने ये सेक्शन की इम्प्लीमेंटेशन की है या नहीं की है। दिस इज द प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस। अब इसमें क्या होता है, अगर कोई भी पुलिस स्टेशन में आप जाते हैं और वहाँ पे पुलिस इंचार्ज आपको डिनाई करता है आपकी एफआईआर रजिस्टर करने के से, तो आप क्या करेंगे, आप उस कंप्लेंट की कॉपी या तो बाय पोस्ट भेज सकते हैं उस एरिया के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, या फिर ओरली या फिर रिटन में जाके उनको दे सकते हैं। वो क्या करेंगे, या तो वो खुद उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे कंप्लेंट की हिसाब से, जो भी ऑफेंस है उसके हिसाब से, या तो वो उसको खुद इन्वेस्टिगेट करेंगे, या फिर ही tell his subordinate to investigate and register the FIR। अगर यहाँ पे भी आपका कोई
रिप्लाई नहीं आता है, इसमें मैक्सिमम हम 30 डेज़ की लिमिटेशन लेके चलते हैं। अगर 30 डेज़ में आपके पास कोई रिप्लाई नहीं आता है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रजिस्टरिंग ऑफ द एफआईआर, वी आर टॉकिंग अबाउट द रिप्लाई। यानी कि अगर आपने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को अपनी कंप्लेंट दी है और उन्होंने कोई अपना सबॉर्डिनेट अपॉइंट किया है और उस सबॉर्डिनेट ने आपको इन्फॉर्म कर दिया है कि जी आपकी कंप्लेंट हमें ऐसे ऐसे मिली है, हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं, यानी कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, देन आपके पास 156(3) का राइट नहीं रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 30 डेज तक आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं आती है, कोई रिप्लाई नहीं आता है, उस केस में आप आगे 156(3) का प्रोविजन अपना ले सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एक एफआईआर में कितने इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। पहला, इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को मिलनी चाहिए, जो हमने ऑलरेडी कर लिया है। दूसरा, इंफॉर्मेशन ओरली और रिटन होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा, कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए, यानी कि वो ऑफेंसेस जो कि सीरियस इन नेचर हैं और जिनमें वारंट की ज़रूरत नहीं है, मजिस्ट्रेट की परमिशन की ज़रूरत नहीं है बिफोर अरेस्टिंग द अक्यूज्ड पर्सन। सेकंड, इंफॉर्मेशन फर्स्ट पॉइंट पे पुलिस को मिलनी चाहिए, यानी कि विदाउट डिले मिलनी चाहिए, इमीडिएटली आफ्टर रिकॉर्डिंग द एफआईआर। जैसे ही एफआईआर रजिस्टर होती है, इन्वेस्टिगेशन तुरंत शुरू होनी चाहिए एंड दी मस्ट बी एंटर्ड इन जनरल डायरी, जो कि हर पुलिस स्टेशन मेंटेन करता है। यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट खत्म होता है आपका एफआईआर का। ठीक है, ये आपके सारे केस लॉज हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि हम ये सारे केस लॉज पढ़ेंगे, 2 सेशंस रखेंगे, क्रिस्प रखेंगे ताकि ओवरलैपिंग ना हो। अभी 2022 में एक रीसेंट जजमेंट आया था कि अगर आपने व्हाट्सएप के थ्रू भी किसी पुलिस स्टेशन में किसी ऑफेंस की इंफॉर्मेशन दी है, देन ऑल्सो योर एफआईआर शुड बी रजिस्टर्ड फ्रॉम दी हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हम वो जजमेंट भी डिस्कस करेंगे। आज हमने क्या क्या किया, सेक्शन 154, 173 यानी कि बीएनएसएस एंड आईपीसी के सेक्शंस के इंग्रेडिएंट्स, देन उसके बाद हमने व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफआईआर, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन मीनिंग एंड क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, और हमारा जीरो एफआईआर का क्या कॉन्सेप्ट है। अच्छा, वन मोर थिंग, 173 में एक और कॉन्सेप्ट आया है एफआईआर का, दैट इज योर इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर? इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर, अब आप बोलेंगे मैम वो तो ऑलरेडी भी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन वो सिर्फ बहुत पिटी केसेस के लिए होती थी। सपोजिटली किसी का मोबाइल चोरी हो गया या किसी की वॉलेट चोरी हो गया, इन ऑफेंसेस के लिए हम EFIR कटाते थे। बट नाउ वी कैन फाइल द कंप्लेंट, एनी कंप्लेंट अंडर एनी ऑफेंस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। अब वो मोड हमें प्रोवाइड किया जाएगा, हर स्टेट का अपना एक वेबसाइट होगी, अपना एक तरीका होगा जिसके थ्रू आप ये एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं, आप ये कंप्लेंट दे सकते हैं। देन उसके बाद विद इन 3 डेज आपकी उस कंप्लेंट पे जो भी आपका ऑफिसर इंचार्ज होगा उस कंप्लेंट का, वो आपकी साइन लेगा। ठीक है, अगर कोई भी ऑफेंस अगेंस्ट विमेन होता है, उसमें आपकी जब भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी वो वीडियो रिकॉर्ड होगी। डन, वीडियो रिकॉर्डिंग से आपकी स्टेटमेंट्स जाएंगी। रीजन बीइंग सो, बोला ये जाता है, अमूमन हम देखते हैं कि हमारी ये स्टेटमेंट थी बट पुलिस ने ये स्टेटमेंट चार्जशीट में दाखिल किया है। उस कॉन्सेप्ट को हटाने के लिए हमने वीडियो रिकॉर्डिंग का कॉन्सेप्ट डाला है। एंड स्पेशली जो ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर का कॉन्सेप्ट है, दैट इज क्वाइट अप्रेजिंग, और वी कैन से कि अगर ऑफेंस अगेंस्ट विमेन की बात हम करते हैं तो उस चीज़ के लिए इसको काफ़ी प्रेस किया जाता है या किया जा रहा है। रीज़न उसका बहुत क्लियर है, क्योंकि इफ़ अ फीमेल हैज़ गॉन थ्रू समथिंग, तो it is very difficult for her to repeat the things time and again in the police station, hopping from one police station to another. तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमने 173 सेक्शन में ये डाला है बीएनएसएस के में कि आप इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर रजिस्टर करा सकते हैं। उस एफआईआर का जो भी कंसर्न पुलिस स्टेशन होगा वो आपको आएगा और आके आपकी
विद इन 3 डेज उस कंप्लेंट पे साइन लेगा और एफआईआर रजिस्टर होगी एंड देन उस एफआईआर को एक नंबर दिया जाएगा। एम आई क्लियर? आई होप एफआईआर का कॉन्सेप्ट नए लॉ में और पुराने लॉ में आपको समझ आ गया होगा। नए लॉ में और पुराने लॉ में क्या डिफरेंस है वो दोनों आपको समझ आए हैं। इफ़ इन एनी केस अगर फिर भी कोई डाउट है, आप डाउट कमेंट बॉक्स में डालेंगे। हम नेक्स्ट सेशन लाएंगे इससे रिलेटेड, एफआईआर से रिलेटेड सारे जजमेंट्स का, रीसेंट वन एंड द ओल्डेस्ट वन। एंड हम जीरो एफआईआर का, एंटी डेट एफआईआर के जितने भी जजमेंट्स हैं वो सब लेके आएंगे एंड देन उसके बाद हम आपके पहले डाउट्स क्लियर करेंगे, देन उसके बाद हम सारे जजमेंट्स पढ़ेंगे। थैंक यू।